let's start the next topic, that is reflection and the refraction of electromagnetic wave. ओके अब हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इस पेपर की, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं परावर्तन और रिफ्रैक्शन को बोलते हैं अपवर्तन। अभी तक हम ऑप्टिक्स के अंदर एक नॉर्मल ज्योमेट्री के बेसिस पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इस सेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की किन्हीं भी दो मीडियम की बाउंड्री पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की एक्सप्लेनेशन जो है वो मैक्सवेल्स की इक्वेशन के बेसिस पे देंगे। यानी कि बेसिकली अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हम सिंपली ये पढ़ते हैं कि लाइट आ रही है मीडियम से टकरा के वापस जा रही है, दिस इज़ द रिफ्लेक्शन, और मीडियम को चेंज करते हुए एंटर करी दूसरे मीडियम में, दैट इज़ रिफ्रैक्शन। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, लाइट जो आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस मीडियम पर किस तरह से बिहेव करती है, एंड देन आफ्टर दैट we will deal individually with the amplitude of incident wave, amplitude of reflected wave, and if there is refraction then we will also deal with the amplitude of refracted wave। तो सबसे पहली चीज़ हमें बाउंड्री कंडीशंस को जानना बहुत ज़रूरी है कि दो मीडियम्स की बाउंड्री पर जो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से चेंज होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द बाउंड्री कंडीशंस at interface of two media। ओके यानी कि दो डिफरेंट मीडियम्स की बाउंड्रीज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर्स में कौन कौन से वेक्टर्स आएंगे। वी वुड हैव द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इंडक्शन वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो अब इन वेक्टर्स की बाउंड्री पर किस तरह से बिहेवियर होती है वो चीज़ हमें को पढ़ना है, और बाउंड्री पर ये वेक्टर्स जिन कंडीशंस को फॉलो करते हैं, जिन प्रतिबंधों का पालन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशंस। ओके एंड दीज बाउंड्री कंडीशंस आर कैलकुलेटेड यूजिंग द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द बाउंड्री कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके now boundary conditions of electric field vector, that means E and the D, since D is epsilon E। ओके तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की बाउंड्री कंडीशंस पे ध्यान देंगे। अब हमने क्या कंसीडर कर लिया, ये हमने एक इंटरफेस कंसीडर कर लिया, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। ओके और इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है उसका मीडियम 1 में वैल्यू हम E1 से डिनोट कर रहे हैं, और मीडियम 2 में हम उसको E2 से डिनोट कर रहे हैं। ओके और E1 और E2 के बीच में रिलेशन लेने के लिए हम इसके नॉर्मल कंपोनेंट्स और टेंजेंशियल कंपोनेंट में इनको डिवाइड करेंगे। ओके तो देखिए अब देखिए मीडियम 2 के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है उसे E2 लिख रहे हैं, और मीडियम 1 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसको हमने E1 लिखा। ओके बाउंड्री कंडीशंस निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनको उनके कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, दैट वुड बी द कंपोनेंट्स अलोंग द इंटरफेस एंड द कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस वुड बी दिस, इसे हम डिनोट कर देते हैं E1 एंड द परपेंडिकुलर। ओके और ये वाला जो कंपोनेंट हो गया इट वुड बी द पैरेलल कंपोनेंट, और वी कैन से दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट मीडियम, दैट इज पैरेलल कंपोनेंट। ओके इसी तरह से मीडियम सेकेंड वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो E2 है, इसको भी हमें नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए द नॉर्मल कंपोनेंट कैन बी रिटन एज दिस, so it would be the normal component of electric field vector in second medium, and this would be the parallel component of electric field vector। okay this stands for the normal component यानी कि लंबवत घटक, and this stands for the tangential component यानी कि स्पर्शीय घटक। okay
और इसी तरह से इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल कंपोनेंट्स होंगे उन्हें हम लिखेंगे D1 परपेंडिकुलर, D2 परपेंडिकुलर एंड द टेंजेंशियल कंपोनेंट वुड बी रिटन एज D1 पैरेलल एंड D2 पैरेलल। ओके, बाउंड्री कंडीशंस हैं, इनको निकालने के लिए एक स्पेसिफिक मेथड है जिसको अपने को यूज़ में लेना होता है। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट द बाउंड्री कंडीशंस ऑन द नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, सो बाउंड्री कंडीशन ऑन और नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, अब देखिए नॉर्मल कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम इस इंटरफेस पर एक पिल बॉक्स का इमेजिन करेंगे। ओके, अब देखिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A के बराबर है। ये गाउसियन पिल बॉक्स जो है उसको हम 3 सरफेसेस S1, S2 और S3 से मिलकर बना मान सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज डेल डॉट D इज द रो for the entire volume. We can write it as the integral form would be del dot D dV, that is rho dV. Okay, now applying the Gauss divergence theorem we would get D dot ds, divergence theorem में वॉल्यूम इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में बदला जाता है, and here we would get रो इंटू डी। ओके, तो ये D डॉट ds क्या है, इस गाउसियन पिल बॉक्स का जो एरिया है, गाउसियन पिल बॉक्स के ओवरऑल एरिया के लिए इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इंटीग्रेशन है। ओके, एंड हेयर रो इज द चार्ज डेंसिटी, V इज द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द गाउसियन पिल बॉक्स। इस गाउसियन पिल बॉक्स जो है, ये गाउसियन पिल बॉक्स जितना वॉल्यूम कवर कर रहा है दैट इज द V। ओके, नाउ since the whole Gaussian pill box can be considered as made up of 3 surfaces S1, S2 and S3, so this integration can be written as D dot ds, that is for the first surface, D dot ds for the second surface, D dot ds and for the third surface D dot ds। ओके, अब देखिए, अब अगर हम ये कंसीडर करें, ये तो हमने सिर्फ एक इमेजिन किया है ना कि 2 बाउंड्री सरफेसेस हैं और बिल्कुल पहले तो वो बाउंड्रीज जो हैं वो इस तरह से हैं। ओके, यानी कि पहले तो वो जो बाउंड्री है वह बिल्कुल इस तरह से, गाउसियन पिल बॉक्स का मतलब क्या है, हम उस बाउंड्री के बीच में हमने इस तरह से स्पेस बनाया, तो ये जो फिंगर्स के बीच में स्पेस बन रहा है दैट इज़ द गाउसियन पिल बॉक्स। ओके, लेकिन ये हमने सिर्फ इमेजिन किया है। अब अगर मैं ये कंसीडर करूँ कि इस पिल बॉक्स की हाइट नेग्लिजिबल हो, यानी कि हाइट अगर मैं नेग्लिजिबल कंसीडर कर लूँ, तो देखिए सिर्फ S1 और S2 ही सरफेस बचा, S3 जो बीच वाला सरफेस है वो गायब हो चुका है। ओके, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन में सिर्फ D1 यानी इस इंटीग्रेशन में सिर्फ S1 और S2 को ही कंसीडर करेंगे, S3 को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, गाउसियन पिल बॉक्स को हमने कैसे बनाया है, किस तरह से हमने इमेजिन किया है, तो ये देखिए, पहले अगर हम बाउंड्री को एकदम, बाउंड्री जो है वो तो बिल्कुल पतली सी होती है, तो अगर मैं बाउंड्री को बिल्कुल पतला सा कंसीडर करूं, यानी कि सपोज़ ये दोनों फिंगर्स एकदम मैंने स्टिक कर दिया, तो ये एक पतली सी बाउंड्री। अब गाउसियन पिल बॉक्स बनाना है तो हमने क्या किया, इस बाउंड्री के बीच में गाउसियन पिल बॉक्स को इमेजिन किया। ये देखिए, ये जो गाउसियन पिल बॉक्स हमने बनाया जो सिलेंड्रिकल शेप का बनेगा। ओके, हम फिर से क्या कंसीडर करें इस इंटीग्रेशन को निकालने के लिए कि इस डेल एच की वैल्यू जो है वो नेग्लिजिबल अगर हम कंसीडर करेंगे, तो देखिए सिर्फ ऊपर वाली फिंगर और एक अंगूठा जो है वही दिख रहा है, यानी कि सिर्फ S1 और S2 ही दिख रहा है। जब हाइट को कंसीडर किया था तब सिलेंडर के बीच में एक और सरफेस कंसीडर हो रहा है दैट इज़ S3। अब हाइट को मैंने कम कर दिया है, तो उस कंडीशन में सिर्फ ये वाली फिंगर S1 और अंगूठा जो है वो S2। ओके, सो इन दैट केस if I consider the height to be 0, तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं उस इन दैट केस S3 D डॉट ds वुड बी 0, क्योंकि जब हाइट ही नहीं बचेगी तो ये S3 वाला ख़त्म हो जाएगा। ओके, हेंस नाउ
देखिए D2 के लिए यूनिट वेक्टर N2 है और D1 के लिए यूनिट वेक्टर N1 है। तो हम इस वेक्टर फॉर्म को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, S1 फर्स्ट वाले सरफेस के लिए हमने क्या लिया है D1 और S2 के लिए हमने क्या लिया है D2। सो इट कैन बी रिटर्न एज D1 डॉट N1 कैप DS और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं D2 डॉट N2 कैप DS। ओके, अब देखिए N1 और N2 कैप क्या है, S1 और S2 के लिए यूनिट वेक्टर्स है। ये तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट कर लिया। अब ध्यान दीजिए आप, अगर हम कौन सी कंडीशन ले रहे हैं कि हाइट जो है वो ख़त्म हो गई, हाइट को हमने वैनिश कर दिया, तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि वॉल्यूम जो है वो भी सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम, किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम निकालना होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, लेंथ, ब्रेथ और उसकी हाइट चाहिए होती है। अगर ये हाइट ख़त्म हो जा रही है, हाइट को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो वो तो एक एरिया ही है, यानी कि वो सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जब हम डेल डॉट एच को ज़ीरो मान रहे हैं, उस कंडीशन में ये वॉल्यूम इंटीग्रल नहीं रह के सरफेस चार्ज डेंसिटी में चेंज हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज सिग्मा ds। ओके, हेंस दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा ds ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि A हमने कंसीडर किया है। ओके, अब देखिए ये कौन सी कंडीशन में आया, रो dv is going to sigma ds in which condition, where लिमिट डेल एच टेंस टू ज़ीरो, यानी कि अगर हम हाइट को नेग्लेक्ट कर देंगे तो वो वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो सरफेस में चेंज हो जाएगा। ओके, D1 डॉट N1 कैप और एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया A के बराबर है, सो वी कैन राइट इट एज A प्लस S2 के लिए भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A ही है, वी कैन राइट इट एज D2 डॉट N2 कैप and the area is again A and here it is sigma and A। ओके, यहाँ पर एरिया इंटीग्रल करेंगे तो A आएगा, A से A तो हर जगह कट हो गया। अब देखिए डायग्राम के अंदर N1 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और N2 जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो दैट सिंस N1 is minus of N2 we would get D1 क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, सो हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, दैट इज D2 एंड द परपेंडिकुलर वेक्टर और सामने क्या आ रहा है, सिग्मा। ओके, वाई, बिकॉज N1 कैप इज माइनस ऑफ N2 कैप। सो दिस इज द बाउंड्री कंडीशन for the normal component of electric displacement vector। ओके, अगर इंटरफेस पर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो उस कंडीशन में बाउंड्री कंडीशन वुड बी D1 नॉर्मल कंपोनेंट माइनस D2 नॉर्मल कंपोनेंट वुड बी ज़ीरो। इसका मतलब D1 और D2 के नॉर्मल कंपोनेंट्स बराबर होंगे और उस कंडीशन में हम ये बोलते हैं कि उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो कंटिन्यूस रहता है। जब सिग्मा की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तब दोनों सेम हो जाएंगे, तब हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो कंटिन्यूस है। और जब ये ज़ीरो नहीं होता है तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट इंटरफेस पर डिसकंटिन्यूस होता है। नाउ we will calculate the boundary condition on the tangential component of E। Boundary condition on the tangential component of electric field vector। What was the tangential component? देखिए in this section these were the two tangential component, E2 पैरेलल एंड द E1 पैरेलल। अब हमें इन टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए बाउंड्री कंडीशंस को कैलकुलेट करना है।
To calculate the tangential component, we will consider a rectangular loop over the boundary. Okay, this is the boundary, और हम इस बाउंड्री के चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर लूप को इमेजिन करेंगे. एक रेक्टेंगुलर लूप आपको ड्रॉ करना है. ओके, हैविंग लेंथ L एंड हाइट डेल H. ओके, हमने एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर कर लिया. लेट इट बी A, B, C एंड D. और रेक्टेंगुलर लूप हमने इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एक रेक्टेंगुलर लूप हमने कंसीडर कर लिया. ओके, नाउ दिस इज द बाउंड्री. ये वाला जो मीडियम है, दिस इज मीडियम 2 एंड दिस इज मीडियम 1. इसके लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन 1, परमिएबिलिटी म्यू 1, और इसके लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन 2 और परमिएबिलिटी जो है वो म्यू 2 है. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इस मीडियम से ट्रैवल होती हुई इस मीडियम में जा रही है, और हमें इसका पैरेलल कंपोनेंट कंसीडर करना है, यानी कि ये वाला कंपोनेंट और इस वाली का भी ये वाला कंपोनेंट. हमें ये दोनों ही पैरेलल कंपोनेंट्स के लिए बाउंड्री कंडीशंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. अब हम क्या करेंगे, इस लूप A, B, C, D के लिए मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म लिखेंगे. व्हाट वाज मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन? दैट इज डेल क्रॉस E इज माइनस ऑफ डेल B बाय डेल T. ओके, सो वी कैन राइट एज फॉर द एरिया. रेक्टेंगुलर लूप है, 3 डायमेंशनल शेप नहीं है, 2 डायमेंशनल शेप है, तो एरिया ही आएगा. हियर वी वुड गेट डेल क्रॉस E डॉट DS एंड डेल B बाय डेल T डॉट DS. ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इसका एरिया जो है वो A है, लेंथ L है, और हाइट हमने डेल्टा H कंसीडर की है. अब हम स्टोक्स के कर्ल थ्योरम के अकॉर्डिंग इस एरिया इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं. दैट वुड बी लाइक दिस. फॉर अ क्लोज्ड लूप E डॉट DL हम लिख सकते हैं अलॉन्ग द लूप A, B, C, D. ओके, यानी कि हमने क्या किया, इस कर्ल को लाइन इंटीग्रल में चेंज कर दिया अलॉन्ग द लूप A, B, C, D. अब देखिए ये लूप जो है ये 4 लाइन इंटीग्रल से मिलकर माना जा सकता है. A to B, then B to C, then C to D, and then again D to A. So this line integral can be written as A to B E dot DL, B to C E dot DL, C to D E dot DL, and then D to A E dot DL. Okay, now again in the same manner, if I consider the height to be 0, that means in the case where limit del H tends to be 0, क्या वैनिश हो जाएगा, देखिए B to C वैनिश हो जाएगा और D to A भी वैनिश हो जाएगा. ओके, so देखिए this E dot DL would be equals to this one. Okay, now and if I consider del H to be 0, तो B to C और D to A vanish हो जाएगा. So we would get only A to B E dot DL plus C to D E dot DL. अब देखिए A to B किस में आ रहा है, मीडियम फर्स्ट में आ रहा है, और ये देखिए दिस इज द पैरेलल कंपोनेंट, दिस इज ऑल्सो द पैरेलल कंपोनेंट. सो फॉर A to B we can write E1 dot DL. okay, and for C to D देखिए ये C to D जो है वो कहाँ पर जा रहा है, मीडियम 2 में. सो वी कैन राइट इट E to DL, और ये बाउंड्री के पैरेलल कंपोनेंट ही है. ओके, लेकिन यहाँ एक ध्यान में देने वाली बात यह है कि A to B की डायरेक्शन जो है वो इधर है और C to D की डायरेक्शन जो है वो इधर है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में है. एंड हियर वी वुड गेट C to D E to
डॉट डी एल। ओके, ऑल्सो अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, इफ़ डेल्टा एच इज ज़ीरो, उस रेक्टेंगुलर लूप की हमने हाइट ही नहीं मान ली, हाइट को ही ख़त्म कर दिया, तो एरिया तो बचा ही नहीं। ओके, क्योंकि वो तो एक लाइन के अलॉन्ग हो गया और लाइन का एरिया तो होता ही नहीं है, वो तो लेंथ होती है। इसका मतलब इफ़ वी कंसिडर डेल एच टू बी ज़ीरो, तो ये वाली फैक्टर भी ज़ीरो हो जाएगा। सो वी वुड गेट ए टू बी ई वन डी एल प्लस सी टू डी ई टू डी एल टू बी ज़ीरो। ओके, नाउ अलॉन्ग द डायरेक्शंस देखिए, ए टू बी जो है वो इस डायरेक्शन में था और सी टू डी जो है वो इस डायरेक्शन में है। ओके, सो वी कैन राइट E1 डॉट एल, क्योंकि लेंथ हमने एल कंसीडर किया है, और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, E2 डॉट एल इक्वल्स टू ज़ीरो। बट E1 और E2 जो है और पाथ जो ए बी है, और पाथ ए बी और सी डी की डायरेक्शन अपोजिट है, सो वी कैन राइट अलॉन्ग द लेंथ हम इसे लिख सकते हैं E1 and the parallel component minus of E2 and the parallel component is 0। इसका मतलब E1 parallel is equals to E2 parallel, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के टेंजेंशियल कंपोनेंट बाउंड्री पर हमेशा कंटिन्यूस रहते हैं, जबकि नॉर्मल कंपोनेंट्स में अपने पास में आया था D1 परपेंडिकुलर माइनस D2 परपेंडिकुलर वॉज सिग्मा, दैट इज़ द चार्ज डेंसिटी, और अगर ये ज़ीरो हो जाए तब वो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये हो जाता है कंटिन्यूस ऑलवेज, और ये कंडीशन हो जाती है डिसकंटिन्यूस। ओके, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी बाउंड्री कंडीशंस को कैलकुलेट किया जाता है। अभी क्या करना है, बी के नॉर्मल कंपोनेंट्स और इसके पैरेलल कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ बी के नॉर्मल कंपोनेंट्स निकालने के लिए हम सेम उसी तरह से एक गाउसियन पिल बॉक्स को हम इमेजिन करते हैं। दिस वाज S1 S2 एंड दिस इज S3, और जिसकी हाइट डेल्टा H है। मीडियम 1 के लिए B1 ले लेंगे और मीडियम 2 के लिए हम B2 कंसीडर कर लेंगे। दिस इज़ B2 एंड द यूनिट वेक्टर इज़ N2, और इसी तरह से ये हो जाएगा B1 और यूनिट वेक्टर इसके अलॉन्ग हो जाएगा N1 कैप। ओके, तो हम सेम गाउसियन पिल बॉक्स को इमेजिन करेंगे। नाउ फॉर टू कैलकुलेट द नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ B, we would require the third equation, we would require the second equation, that is del dot B dV equals to 0. Okay, applying Gauss divergence theorem we would get B dot ds to be 0, or area of pill box is considered as A. Now again this area is can be considered as made up of three surfaces S1 S2 और S3। ये एरिया, पूरा एरिया जो है उसको हम S1 S2 S3 से मिलकर बना मान सकते हैं। सो वी वुड हैव S1 B डॉट ds प्लस S2 B डॉट ds प्लस S3 B डॉट ds इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ द सेम थिंग इफ़ आई कंसिडर डेल H टू बी 0, यानी कि अगर मैं इस हाइट को कंसिडर नहीं करूं तब S3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इन दैट केस वी वुड हैव S3 तो 0 हो गया, अगर हाइट मैंने कंसिडर नहीं किया तो S3 0 हो गया। सो इन दैट केस वी वुड हैव S1, देखो फर्स्ट वाले मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड B1 है, सो वी कैन राइट इट एज B1 डॉट ds प्लस B2 डॉट ds दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब अगर हमें इसे यूनिट वेक्टर की फॉर्मेट में लिखना है, देन वी वुड हैव B1 डॉट N1 कैप ds प्लस B2 डॉट N2 कैप ds इक्वल्स टू 0। ओके, अब एरिया जो है वो A के बराबर हम कंसीडर कर रहे हैं। सो वी वुड हैव B1 डॉट N1 कैप प्लस
B2 डॉट N2 कैप इक्वल्स टू 0। अभी सेम थिंग N1 कैप और N2 कैप की डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है, सो वी वुड हैव सिंपली B1 परपेंडिकुलर माइनस B2 परपेंडिकुलर टू बी 0। ओके, इसका ये मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड में वेक्टर B का नॉर्मल कंपोनेंट हमेशा कंटिन्यूस रहता है, बिकॉज B1 नॉर्मल वुड बी इक्वल्स टू B2 नॉर्मल। नाउ टू कैलकुलेट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ H, हम बाउंड्री के चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर लूप को इमेजिन करेंगे, एंड टू कैलकुलेट दिस वी विल रिक्वायर द फोर्थ इक्वेशन, दैट इज डेल क्रॉस H ds। हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं। फोर्थ इक्वेशन वॉज डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। हमने एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर किया है तो उसका इंटीग्रेशन अलॉन्ग द एरिया अपन कर ले रहे हैं। ओके, दैट इज अलॉन्ग द एरिया जे प्लस डेल डी बाय डेल टी डॉट डी एस। ओके, नाउ अप्लाई यूजिंग द सेम प्रोसीजर, यूजिंग स्टोक्स कर्ल थ्योरम हम इस सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में लिखेंगे, एंड दैट लाइन इंटीग्रल इज अलोंग द क्लोज्ड लूप ए बी सी डी। सो ए बी सी डी वी वुड गेट एच डॉट डी एल, दैट इज एरिया जे प्लस डेल डी बाय डेल टी डॉट डी एस। ओके, now this closed loop is made up by 4 paths, A to B, B to C, C to D and D to A. In the same manner we will write it as A to B H dot dl, B to C H dot dl, C to D H dot dl, and then D to A H dot dl equals to the area J plus del D by del T dot ds. Okay, now the same procedure if I consider height to be 0। अगर हाइट ही हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, ये हाइट ही ख़त्म हो गई तो B to C और D to A पाथ तो वैनिश हो गया। साथ ही साथ जब हाइट ही नहीं बची तो ये शेप अब 2 डायमेंशनल नहीं बच के सिर्फ एक लाइन ही बचा है, यानी कि एरिया उस कंडीशन में नहीं होगा। सो B to C भी 0 में चला गया, D to A भी 0 में चला गया, और ये एरिया जो है वो भी 0 में चला गया। सो वी वुड हैव A to B H डॉट डी एल प्लस D प्लस C to D H डॉट डी एल इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ A to B वाला जो पाथ है वो मीडियम 1 में आ रहा है, सो वी कैन राइट H1, और C to D वाला पाथ जो है वो मीडियम 2 में आ रहा है, सो वी कैन राइट H2। H1 डॉट डी एल प्लस C to D H2 डॉट डी एल इक्वल्स टू 0। लेंथ जो है उसको हम L कंसिडर कर रहे हैं, सो H1 डॉट L प्लस H2 डॉट L वुड बी 0। अब देखिए A to B का पाथ और C to D का पाथ अपोजिट है। A to B इस तरफ था, C to D इस तरफ था, सो वी हैव H1 पैरेलल माइनस ऑफ H2 पैरेलल इज 0। अपोजिट पाथ की वजह से माइनस आ चुका है, हेंस दिस इज the boundary conditions for the tangential component of vector H। इसका मतलब क्या हुआ? ओके, इसका मतलब H का टेंजेंशियल कंपोनेंट बाउंड्री पर कंटिन्यूस रहता है। So far we have 4 boundary conditions। Boundary conditions for electric field: the normal component is discontinuous on the surface, the tangential component is continuous on the surface, the normal component of vector B is continuous, the tangential
component of vector H is also continuous. Okay, so these are the 4 boundary condition which must be learnt and which is very important. If you have any queries, please drop your queries. If you have any doubts, then please drop your queries in the comment section. I will definitely clear out all your doubts. Okay, in the next section we will deal with the reflection and refraction of electromagnetic waves at the interface of two non-conducting और dielectric medium. उसमें हम अब इन डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर्स जो हैं उनका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होने पर वो कैसे बदलते हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या होती है, एम्पलीट्यूड्स पर क्या फ़र्क पड़ता है एंड ऑल. ओके, थैंक यू. स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर वीडियोज़.